क्या भारत का सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम अब संकट में है? तेजस मार्क 1 अल्फा, जिस पर भारतीय वायुसेना का भविष्य टिका है, क्या वो अब देरी का सामना कर सकता है? और उसकी वजह क्या है? क्या इजराइल का ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह है? लेकिन सवाल सिर्फ देरी का नहीं है। सवाल है कि क्या भारत आज भी विदेशी सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है? और उससे भी बड़ा सवाल, जब हमारे पास अपने सिस्टम तैयार हैं तो हम इनका इस्तेमाल कर क्यों नहीं रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम पहले इसी कहानी को पूरा समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं तेजस पर आए एक बहुत बड़े संकट के बारे में। दोस्तों, तेजस मार्क 1 अल्फा भारत का इंडिजिनस फाइटर जेट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये मार्क 1 वेरिएंट से कहीं ज्यादा पावरफुल और एडवांस है, क्योंकि इसमें हमें एडवांस एसा रडार देखने को मिलता है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलते हैं, बेहतर मेंटेनेबिलिटी और इम्प्रूव्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी देखने को मिल जाती है। इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए वर्ष 2021 में 83 जेट्स का ऑर्डर और वर्ष 2025 में एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन कहानी में यहीं से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तेजस मार्क 1 के लिए भारत ने इजरायली रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को चुना है। अब समस्या ये आ गई है कि इजराइल इस समय ईरान के साथ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में है और उनकी डिफेंस इंडस्ट्री पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेगी और बाद में जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं उनके तरफ देखेगी। इसका सीधा असर एक्सपोर्ट डिले के रूप में आएगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन के रूप में आएगा और जो डिलीवरी टाइमलाइन है ये भी भारत की अनसर्टेन हो जाएंगी। यानी तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी अब लेट हो सकती है और डर इस बात का है कि अगर सब कुछ सामान्य ना हुआ तो ये डिले छोटी नहीं होगी, क्योंकि फाइटर जेट प्रोडक्शन पूरी तरीके से कंपोनेंट्स पर ही निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। भारत के पास पहले से अपने सिस्टम मौजूद हैं, जैसे कि उत्तम एसा रडार हो गया, डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया गया, ये मौजूद है। स्वयं रक्षा कवच, जो कि भारत का स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, ये तैयार है। और ये कोई एक्सपेरिमेंटल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये फुली डेवलप्ड और मैच्योर टेक्नोलॉजी है। उत्तम एसा रडार की बात करें तो ये लॉन्गर डिटेक्शन रेंज ऑफर करता है, बेहतर पावर एफिशिएंसी ऑफर करता है और स्ट्रॉन्ग एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी को भी ऑफर करता है। यानी कि ये कई मामलों में इम्पोर्टेड सिस्टम को टक्कर दे सकता है। फिर सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ तैयार है तो फॉरेन सिस्टम्स को क्यों चुना गया? क्या हमें शौक है कि हम अपना सारा काम जो फॉरेन डिपेंडेंसी है उसके अंतर्गत ही करें? तो इसकी जड़ें जाती हैं 1998 में। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद भारत पर बहुत सारे सैंक्शन लगे थे। आपको याद ही होगा, पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसके बाद भारत के ऊपर सैंक्शन लगे और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की सप्लाई बंद हो गई। तब भारत ने अपनाई एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, जहां जरूरी हो वहां इंपोर्ट करो और साथ में इंडिजिनस सिस्टम को डेवलप करो। और इसी स्ट्रेटजी ने तेजस प्रोग्राम को बचाया भी। लेकिन शायद यही स्ट्रेटजी हमारे लिए आज चिंता का सबब बनी हुई है। ओरिजिनल प्लान ये था कि 21वें तेजस मार्क 1 अल्फा से उत्तम एसा रडार लगाया जाना था। लेकिन क्या हुआ? इम्पोर्टेड सिस्टम पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया, इंडिजिनस सिस्टम को डिले किया गया और आज वही डिसीजन हमारे लिए बहुत घातक और बहुत हमारे कमजोर कड़ी साबित हो रही है। अब भारत अगर फॉरेन डिपेंडेंसी जारी रखता है तो प्रोडक्शन डिले बढ़ेंगे, कॉस्ट बढ़ेगी, एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस घटेगी। और अगर हम इंडिजिनस सिस्टम अपनाते हैं तो टाइमलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, जियोपॉलिटिकल टास्क और जियोपॉलिटिकल रिस्क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम पे नहीं होगा, फास्टर प्रोडक्शन हो पाएगा और स्ट्रॉन्ग डिफेंस इकोसिस्टम हम तैयार कर पाएंगे। यानी ये सिर्फ तकनीकी फैसला नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है जो भारत अगर लेना चाहे तो हमारे हित में है। देखिए, तेजस सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये भारत के सेल्फ रिलायंस का एक सिंबल है। और आज के सिचुएशन में क्लियर मैसेज ये देता है, या आज की सिचुएशन हमें ये क्लियर मैसेज देती है कि सेल्फ रिलायंस ही हमारा फ्यूचर प्लान है। और अगर हम इस पे नहीं बने रह पाए तो फिर हमारे लिए आगे सर्वाइव करना भी मुश्किल होगा। और इसीलिए हमें सेल्फ रिलायंस को अपना जो इमीडिएट प्रायोरिटी है ये बनाना पड़ेगा, ना कि इसको हम एक फ्यूचर प्लान की तरह ट्रीट करें। तो अब यहाँ पर समस्या ये है कि भारत को पहला विमान कब मिलेगा। देखिए, अगर हम द प्रिंट जैसे और दूसरे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की पूर्व रिपोर्ट पर नजर डालें तो वहां पर जून तक की टाइमलाइन एक्सपेक्ट करी गई थी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब हम आपसे ऑनेस्ट होकर बात करते हैं, जो हमें लगता है, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन ये मेरा मानना है कि जिस प्रकार की सिनेरियो है, जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, अगर ये जो हमें 2026 का अंत है उससे पहले भी मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। तो देखना है कि आगे चल के ये जो रास्ता है ये कितना लंबा आ जाता है और हमें मार्क 1 अल्फा के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
तो अब यहाँ पर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अब भारत में इंडिजिनस सिस्टम को लेकर तेजी आएगी या फिर डिलेज और डिपेंडेंसी का दौर जारी रहेगा? आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना से ही आई रिपोर्ट के बारे में, जहां पर भारतीय वायुसेना अपने MiG-29 यूपीजी का जो डॉग फाइट कैपेबिलिटी है उसमें जो गेम है चेंज करने वाली है और अब ये विमान पहले से ज्यादा घातक होने वाले हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। इसके पीछे की वजह है, भारत बेसिकली अपने पुराने और भरोसेमंद MiG-29 यूपीजी में जो एशरैम अपग्रेड है वो कर रहा है और ये सीधा मैसेज है चीन और पाकिस्तान को कि मुकाबला अब आसान नहीं होगा। इंडियन एयरफोर्स के पास आज भी 50 से ज्यादा MiG-29 यूपीजी एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, जो कि एयर सुपियोरिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, इन जेट में इस्तेमाल हो रही थी पुरानी R-73 मिसाइल, जिसकी रेंज और कैपेबिलिटी आज के मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से बहुत छोटी है और यही कारण है डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने MiG-29 यूपीजी में एशरैम मिसाइल यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को ऐड करने का फैसला किया है। एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ये मैक 3 से ज़्यादा की स्पीड पे उड़ान भरती है, 50G तक का मनूवर कर सकती है और इसकी रेंज 25 किलोमीटर से ज़्यादा की है। और सबसे खतरनाक फीचर तो ये है कि ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, मतलब पायलट मिसाइल लॉन्च करके तुरंत सेफ मनूवर कर सकता है, उसे टारगेट को गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मिसाइल को टारगेट तक गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मिसाइल हाई एजिलिटी और क्लोज कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ डॉग फाइट करती है और सबसे खास बात तो ये है कि डिज़ाइन भी इसीलिए की गई है। अब भारत की अगर हम बात करें तो ये अपग्रेड इतना ज़रूरी था कि चीन के पास PL-10 जैसी मिसाइल हैं जो J-20 J-10CE में यूज़ होती हैं, वही पाकिस्तान भी PL-10 का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसे अपने JF-17 ब्लॉक 3 में यूज़ करता है। ये मिसाइल तकरीबन 20 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती हैं और हाई एजिलिटी के साथ आती हैं, लेकिन यहीं पर भारत का दांव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एशरैम सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि बेहतर एनर्जी रिटेंशन देती है और इंगेजमेंट एनवेलप देती है, यानी कि लंबे समय तक टारगेट को ट्रैक और हिट करने की क्षमता है इस मिसाइल के अंदर, जो डॉग फाइट में गेम चेंजर हो सकती है। और ये सिर्फ खरीद नहीं है बल्कि इसे भारत में बनाया भी जाएगा। इसको भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और यूरोपियन कंपनी MBDA के द्वारा संयुक्त रूप से भारत में ही हैदराबाद में इसका निर्माण किया जाएगा, जहां पर फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्ट फैसिलिटी है। इसका फायदा ये होगा, पहले तो लोकल प्रोडक्शन होगा, दूसरा मेंटेनेंस इंडिया में होगा और लॉन्ग टर्म जो सेल्फ रिलायंस है वो इस क्षेत्र में हमें मिलेगा। MiG-29 पहले से ही पावरफुल डॉग फाइटर है, लेकिन एशरैम के साथ इनकी लेथैलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्लोज कॉम्बैट में डोमिनेंस मिलेगा और एनिमी एयरक्राफ्ट के लिए खतरा बढ़ जाएगा। यानी अब MiG-29 यूपीजी से पुराना फाइटर नहीं रहा, बल्कि अपग्रेड के साथ इसमें अस्त्र और एशरैम की जो जोड़ी है वो दुश्मनों के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर भारत ने एक स्मार्ट मूव चला है। जहां चाइना और पाकिस्तान अपने मिसाइल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, तो वहीं भारत भी अब पीछे नहीं है। एशरैम इंटीग्रेशन के साथ MiG-29 यूपीजी अब मॉडर्न एयर कॉम्बैट की बराबरी में आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।